बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन और ये कंटिन्यूशन है पिछले लेक्चर की जिसमें हमने यूरिन फॉर्मेशन देखी थी। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम हो या एमडी कैट, हर दो एग्जाम्स में इस टॉपिक में से ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते और उनमें गलती हो जाती है, और इसी तरह इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट भी आता है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा, हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एग्जाम में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन दो तरीके से होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म से और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने से पहले हमें काउंटर करंट फ्लो को देखना होगा। तो काउंटर करंट फ्लो क्या है? ऑपोजिट फ्लो है फ्लूइड का लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्स में। लूप ऑफ हेनले की ये जो दोनों लिम्स हैं इनके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ऑपोजिट फ्लो है। डिसेंडिंग लिम्ब में ये नीचे की तरफ मूव करता है और असेंडिंग लिम्ब में ये ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये मूवमेंट जो दोनों लिम्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को ही हम काउंटर करंट फ्लो कहते हैं। और ये काउंटर करंट फ्लो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेट करने के लिए यूरिन को और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मटेरियल्स के लिए। तो हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि सॉल्ट जो हैं वो फिल्ट्रेट के अंदर ही रहते हैं। ये लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है और सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है, और असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल है और सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है। तो ये वाटर को अलाउ नहीं करेगी बाहर जाना, ये सिर्फ सॉल्ट्स को बाहर भेजेगी। यहाँ से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वापस जाता है, रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्ट्स का, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो है पंप किए जाते हैं सॉल्ट्स वापस फ्लूइड में। अब जो है इसको देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है लूप ऑफ हेनले से या कलेक्टिंग डक्ट से, तो नेफ्रॉन यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्ट की कंसंट्रेशन का हायर लेवल रखते हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत आराम से हो सके। अब आपने पिछले लेक्चर को रिकॉल करना है और याद रखना है कि हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये दोनों कॉर्टेक्स में है, जबकि ज्यादा हिस्सा जो है वो लूप ऑफ हेनले का और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये मेडुला में है। तो ये आपने बातें याद रखनी है ताकि हमें आगे आसानी रहे। उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? फिल्ट्रेट फ्लो करता है डिसेंडिंग लिम्ब से, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है सराउंडिंग फ्लूइड में, और जिस वक्त वाटर यहाँ पर सराउंडिंग फ्लूइड में चला जाता है तो यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेट साल्टियर होता जाता है। जैसे जैसे ये ट्रेवल करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिल्ट्रेट जो है वो सॉल्टियर होता जाता है, और जैसे ही ये जो अपर लिम्ब में पहुंचता है तो ये सॉल्टियर फिल्ट्रेट जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बंद करता है और सोर्स जो है वो पंप्स की मदद से फिल्ट्रेट से बाहर फेंकता है। अब यहाँ पर सॉल्ट्स जो हैं वो इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं। इंटरस्टिशियम में क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कहाँ मौजूद है? ये इस टिश्यू के अंदर मौजूद है। ये पूरा जो मेडलरी रीजन है, यहाँ पर टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड भी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितना फ्लूइड पड़ा हुआ है बाहर, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो यहाँ पर जब पंपिंग होती है सोडियम क्लोराइड की बाहर, तो वो इस रीजन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बहुत सॉल्टी कर देता है। यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये
एक छोटा सा एरिया, यहाँ पर तो बहुत बड़ी सी डायग्राम है, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एरिया भी हो सकता है, और इतना छोटे एरिया में यहाँ पर सारे जो है डिफ्यूजन से सॉल्ट फैल जाएगा। और यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट ज्यादा होगा, तो उसके पता है आपको, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में पढ़ी है कि सोल्यूट के पीछे पीछे फिर वाटर आएगा। अगर बाहर सोल्यूट यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी इस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, तो वाटर जल्दी जल्दी बाहर आएगा। अब आप ये कहेंगे कि पिछले लेक्चर में तो आपने कहा था कि ये वाटर और सॉल्ट ब्लड में रीअब्जॉर्ब होते हैं। बिल्कुल, ब्लड में ही रीअब्जॉर्ब होते हैं। पहले ये इन लिम्स से निकलकर बाहर आते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर ये कैपिलरीज, खासकर वासा रेक्टा वाली कैपिलरीज जो है वो इन चीजों को अब्जॉर्ब कर लेती है। काफी हद तक सोडियम क्लोराइड जो है वो वासा रेक्टा की कैपिलरीज में अब्जॉर्ब होता है, लेकिन फिर वापस पंप जो है वो होता रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, और उसके बाद पानी भी जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, और वहां से सिंपल ऑस्मोसिस से जो है वो वासा रेक्टा की, खास तौर पर वासा रेक्टा की कैपिलरीज में चला जाएगा। तो इस तरह काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो बहुत आराम से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ऑस्मोसिस के थ्रू होने देता है। तो वाटर फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द डिसेंडिंग लिम्फ, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द सराउंडिंग फ्लूइड, जिसको मैंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा है, बिकॉज द सराउंडिंग फ्लूइड हैज मोर साल्ट। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर सारा काम हर वक्त हो रहा है, तो यहाँ पर सारा ये रीजन सॉल्टियर है। जब फ्लूइड flows through the ascending limb, it actively transports sodium ion from the filtrate to the surrounding fluid। यहाँ पर फिर surrounding fluid interstitial fluid है। Chloride ion follows sodium ion so the salt concentration of the fluid remains high। यहाँ पर interstitial fluid की बात कर रहे हैं, as ये वाला interstitial fluid की बात कर रहे हैं, इसको confuse ना कीजिएगा filtrate के साथ। As urine passes down the collecting duct, अब यहाँ से बात होगी, अब यहाँ से जब ascending limb से डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब फिर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा रीजन सॉल्टियर है, और ये भी आपकी कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुल्ला में पड़ी हुई है, और ये सारा सॉल्ट भी आपका यहाँ से रीअब्सॉर्ब होकर पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर जो है वो बाहर मूव करेगा, और यहाँ से फिर कैपिलरीज में चला जाएगा। As urine passes down the collecting duct through this salty fluid, water moves out by osmosis and enters blood via the vasa recta। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल है किडनी का। तो किडनी फंक्शन का हार्मोनल कंट्रोल, किडनीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, ये हम जानते हैं। वो वाटर कंजर्व करते हैं जब वो पानी की डेफिशिएंसी में होते हैं या बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, और कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से पास करते हैं, तो कंसंट्रेटेड कह लें या हाइपोटोनिक कह लें। उसके बाद जब बॉडी वेल हाइड्रेटेड होती है, तो किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन या हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, पानी कितना बॉडी में रखना है, ये डिसाइड करते हैं किडनीज, और किडनीज का फंक्शन रेगुलेट करते हैं ये दो हार्मोन, जिन ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन, और इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये बॉडी का प्राइमरी टूल है वाटर कंजर्वेशन के लिए। जब भी वाटर कंजर्व करना होगा, बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन तब रिलीज होता है जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ठीक हो गया? तो जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो यूरिन में जितना वाटर है वो वापस भेजा जाएगा ब्लड सप्लाई में, और कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से पास होगा। और एडीएच क्या करता है? एडीएच कल हमने देखा था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से भी वाटर वापस आता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से भी आता है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से भी आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से भी आता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है
वो खास तौर पर कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स को ज्यादा परमिएबल कर देती है और पानी तकरीबन सारे का सारा जो है वो ब्लड में वापस भेज दिया जाता है और एक बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन एक ज्यादा वक्फे के बाद बॉडी से पास होता है। तो ये बातें हम काफी दिनों से कर रहे हैं और वही जो है हमें रिकॉल करनी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को समझने के लिए। सबसे पहले देखें एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है। हाइपोथैलेमस बनाता है इसको। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस, ये याद रखिएगा। फिर ये हाइपोथैलेमस से बनने के बाद एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है और जिस वक्त हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज कर देता है। व्हेन बॉडी इज डिहाइड्रेटेड या हमने बहुत सॉल्टी फूड लिया है तो ब्लड के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारे हाइपोथैलेमस में है वो डिटेक्ट करते हैं इस ज्यादती को, पानी की कमी को और सॉल्ट की ज्यादती को और फिर सिग्नल भेजते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि वो रिलीज कर दे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और फिर हमें प्यास भी लगती है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट की वॉल को ज्यादा परमिएबल कर देता है वाटर के लिए, इसलिए जो फिल्ट्रेट वहां पर पहुंचता है तो उसमें से पानी सारा निकाल के ब्लड में डाल देता है और बहुत कम पानी के साथ यूरिया रह जाता है जिसको हम कहेंगे कि यह अब हाइपोटोनिक फ्लूइड है और फिर जो है कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्लड प्रेशर में इंक्रीज करता है। क्या करता है? जब देखें ब्लड के अंदर जब हम वाटर भेज रहे हैं तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वॉल्स पर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो एडीएच इंक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर दूसरा काम ये करता है कि एक तो नालियों में पहले ही ब्लड ज्यादा है, फिर उन नालियों को तंग भी करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो जब नालियां तंग भी हो रही हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो फिर मजीद ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन। डाइल्यूटेड यूरिन कब बनता है? जब बॉडी हाइड्रेटेड है और बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, बॉडी हाइड्रेटेड है, वाटर ज्यादा है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की रिलीज को स्टॉप कर देगा। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वाटर को ब्लड में नहीं भेजेगी और यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड रहेगा और डाइल्यूटेड यूरिन या आप कहें हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा। और इसी तरह जब एंटी डायूरेटिक नहीं है तो ब्लड का वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं हो रहा, ब्लड के अंदर से जितना वो वाटर है वो डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में हम बॉडी से बाहर भेज रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज। तो अब एडीएच नहीं है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं हो रही, तो ब्लड का फ्लो ठीक, ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर डिक्रीज। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन करता है बल्कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को भी पॉसिबल बनाता है। उसके बाद अगला हमारे पास, नहीं पहले डायबिटीज इंसिपिडस देख ले। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये डिजीज है, ये उन पर्सन में होती है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एनफ क्वांटिटी में नहीं बना सकते। तो जब एनफ क्वांटिटी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी, वाटर ब्लड के अंदर ज्यादा वाटर को नहीं भेजेगी तो डाइल्यूटेड यूरिन होगा। तो फिर क्या होगा? ऐसा पर्सन जो है वो डिहाइड्रेटेड भी होगा, उसका ब्लड प्रेशर भी लो होगा, लेकिन फिर भी उसका जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूटेड बनेगा। तो डाइल्यूटेड यूरिन वो पास करेगा बॉडी से बार बार और फिर उसकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम होगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और साथ ही उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनफ क्वांटिटी में नहीं बनता
क्यों नहीं बनता? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होता है और वो मसलसल जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को जो है वो रेगुलेटेड फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकता। तो अब जब आपको मैंने बताया है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाता हाइपोथैलेमस है और स्टोर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, और फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है तो एडीएच रिलीज होता है। जब पिट्यूटरी ही स्टोर ही खराब है तो हाइपोथैलेमस क्या कर लेगा? तो इस वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन की रिलीज जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तो जब वो नहीं होता है एंटी डायूरेटिक तो फिर डाइल्यूट यूरिन, और वो पेशेंट जिनको डायबिटीज इंसिपिडस है वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं और उनकी बॉडी का प्रेशर में ब्लड प्रेशर भी लो होता है। उसके बाद अगला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम के लेवल को यूरिन में। अच्छा, ये बनाता कौन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको मैंने बताया था जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो तब आपको मैंने बताया था कि हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं, बाहर वाले को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन किडनी के ऊपर पड़े हुए एड्रिनल ग्लैंड की आउटर लेयर, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहां से प्रोड्यूस होता है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में ड्रॉप हो जाता है, याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ठीक हो गया? और इसलिए जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और हमारी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, ये जो है डिस्टल कॉर्निलेटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करता है, और ये सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट से ब्लड में भेजता है। हमने देखा था ज्यादातर पीछे अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि सोडियम जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्ब होता है। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम आयंस को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्ब कराता है। अब जब ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम आयन ज्यादा हो जाएंगे तो पानी भी फिल्ट्रेट से ब्लड में मूव करेगा। ठीक हो गया? और जब वाटर ब्लड में मूव करेगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, एल्डोस्टेरोन ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इस तरह ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी एल्डोस्टेरोन से होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।